हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ मतलब एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी एक साइकिल है और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल टी कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, ये क्या है? आवर्तकाल है। लेकिन हम यहीं पे देख रहे हैं कि हमारा जो यार पावर है ना, अपना एक साइकिल यहाँ से चला और यहीं पे कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे चला और यहीं पे क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। देख रहे हो ये? इसका मतलब कि ये जो वोल्टेज था जो अपना आधा साइकिल कंप्लीट जितने समय में कर रहा था, ये जो वोल्टेज था आधा समय में जितना साइकिल कंप्लीट कर रहा था, देखो एयर ट्रेंगुलर इन सब का भी याद करिए, लेकिन साइन वेव का एकदम भाई कोई भी कभी भी पूछ ले तो कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए ना, है ना। और ये लोग कहाँ गए? यहाँ कौन बैठा है यहाँ? अच्छा, अभी आया ही नहीं? ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर हमने कितना पढ़ा था भाई? साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना आया था? 1.11। हाँ, 1.11। ठीक है, फॉर्म फैक्टर। तो ये सब चीज़ें यार पता होना चाहिए। चलिए आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहले आप लिख लेंगे फेज एंगल क्या होता है ना, फेज एंगल। ठीक है, इसे हम जनरली फाई से ही प्रदर्शित करते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाई से ही प्रदर्शित करें। देखिए जो हमारी प्रत्यावर्ती राशियां हैं, जैसे करंट और वोल्टेज के जो बीच का एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फेज एंगल कहते हैं। प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? फेज एंगल कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए फेज एंगल। प्रत्यावर्ती राशियां पुस्तक में लिखिए करंट वोल्टेज के बीच का एंगल को फेज एंगल कहते हैं। दूसरा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में हम और डिटेल्स आगे पढ़ेंगे ना, जब हम एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर पढ़ने लगेंगे, शायद कल के ही क्लास में पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पे हम पावर फैक्टर के बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। फेज एंगल आपने लिखा? प्रत्यावर्ती राशियाँ पुस्तक में लिखिए करंट और वोल्टेज, स्मॉल आई और स्मॉल वी ले लीजिए आप लोग, के बीच का एंगल फेज एंगल कहलाता है। प्रत्यावर्ती राशियाँ कोष्टक में लिखिए करंट वोल्टेज के बीच का एंगल फेज एंगल कहलाता है। ये सब चीज़ें आगे मतलब ज़रूरत पड़ेंगी इनकी। पावर फैक्टर लिखिए, पावर फैक्टर मान लीजिए हम इसको PF से दिखा रहे हैं तो ये होता है cos फाई। ठीक है, देखिए पावर फैक्टर क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं cos फाई। इसको हम और डिटेल्स पढ़ेंगे जब एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर पढ़ने लगेंगे तो वहाँ इसका जिक्र हम करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने फेज एंगल पढ़ा भाई फाई, ये क्या था? करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल। अब करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल का कोसाइन। ठीक है, प्रत्यावर्ती राशियां लिखिए, प्रत्यावर्ती राशियां कोष्टक में लिख लीजिएगा करंट वोल्टेज, करंट कोष्टक में लिखिए करंट और वोल्टेज। प्रत्यावर्ती राशियां कोष्टक में लिख लीजिएगा करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल का कोसाइन, ऐसे लिख लीजिएगा कोसाइन के बीच का कोसाइन, करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल का कोसाइन पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, पावर फैक्टर कहलाता है। इतना लेट ठीक है, तो पावर फैक्टर आपने समझा? करंट और वोल्टेज के जो बीच का एंगल होगा उसका कोसाइन जब आप निकालेंगे
वो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर। जैसे कि करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल मान लीजिए 90 अंश है, तो पावर फैक्टर कितना हुआ, 0 होगा ना। ठीक है, cos 90 अंश का मान 0, ये सब याद है करो यार ना। ठीक है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अगर मान लीजिए करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। और इसे हम कहते हैं यूनिटी। एक को हम क्या कहते हैं भाई, यूनिटी कहेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर। और ये सबसे बढ़िया पावर फैक्टर होता है। ठीक है, अगर जिसका पावर फैक्टर हमने निकाला अगर यूनिटी पावर फैक्टर आ गया मतलब बहुत बेहतरीन है वो, बहुत अच्छा। चलिए इसको और आगे करते हैं, ये समझ में आया ना। अब आइए हम लैगिंग और लीडिंग को और अच्छे से समझते हैं भाई। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर और सेकेंड ईयर में जब पढ़ेंगे, इसकी ज़रूरत ना सेकेंड ईयर में आपको पड़ेगी। जब हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ेंगे और मशीन, तो वहाँ पे देखेंगे यार, जब फेजर डायग्राम हम लोग खींचेंगे और वेव डायग्राम, तो बहुत बड़ा बड़ा मतलब मल्टीपल वेव उसमें चलेंगे, 2-3 ऐसे वेव चलेंगे। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, अच्छा पहले हम बना रहे हैं, आप लोग बताइए। ठीक, ऐसे। अब मुझे आप बताइए, ये मान लीजिए भाई, ये जो वेव है ना, तरंग है ये। अब ये हम कह रहे हैं ये ए है, ये ए है और ये बी वेव है। ठीक है, अभी ए और बी सही दिखा रहे हैं, करंट वोल्टेज नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ए और बी जो भी होगा ये प्रत्यावर्ती राशियाँ हैं कोई। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज ही होगा कुछ, है ना। तो मुझे आप ये बताइए, अगर मान लीजिए ए है तो कौन सा, ये जो है इसमें से बताइए, अगर हम वोल्टेज लिखना चाहें V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी, तो हम ए को प्रदर्शित करेंगे या बी को, ए को। क्यों, किसको प्रदर्शित करेंगे। अगर हम इसको वोल्टेज दिखाना चाहें भाई, ए और बी को हम कह रहे हैं किसी को हमको वोल्टेज दिखाना है और ये वाला दिखाना है, तो हम ए को दिखाएंगे या बी को, ए को। सही है, मगर बताइए सही तरीके से क्यों दिखाएंगे ए को, सही बता रहे हैं आप लोग, सही है ये कैमरा, सही है ना, बताइए सही, बता सही रहे हैं क्यों दिखाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो ओमेगा टी होता है ना, उसी को हम रेफरेंस लेते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एंगल में ओमेगा टी है तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा वो वेव। अगर ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, तो इसका मतलब वो हमेशा वेव जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, अपने ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहाँ से, हाँ 0 से, यहाँ से स्टार्ट होगा अगर साइन ओमेगा टी है। ठीक, लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है भाई ओमेगा टी बस तो नहीं हो सकता, इसके आगे पीछे कुछ लगा होगा। अब मुझे आपको ये बताना है कि ए आगे है या बी आगे है। ए आगे है, और कोई, ए आगे है या बी, पीछे कौन चल रहा है, पीछे बी, पक्का। और राजकुमार बताओ यहाँ पे, ये ए आगे चल रहा है या बी, कंफर्म बताओ भारती, कौन सा आगे चल रहा है, ए चल रहा है कि बी, ए, ये आगे चल रहा है, हमको तो बी दिखाई दे रहा है। क्यों आशीष, बताओ भाई, चलो हम इसका नाम लिखते हैं ना, ये हो गया मान लीजिए 19 डिग्री,
180 और ये हम 270 दे दें, 270 और ये हो गया 360। चलिए सही है ना, बताइए, ये समझ में आ रहा है ना? सही है। बी जो है ये पीछे है, ए जो है आगे है। बी जो है ए से कितना डिग्री पीछे है? 90 डिग्री। समझ में आया भारती? ये बी जो है अच्छा पीछे कैसे है? देखने में अच्छा लगने ना कि यार ऐसा लग रहा है बी आगे चल रहा है, ये यहाँ पीछे चल रहा है, बी जबकि यहाँ चल रहा है। हाँ, वो वाला जब देखेंगे आप, जब वहाँ तक पहुँच के देख लेंगे ना सर्कल वाले में, तब लगेगा नहीं यार ये तो देखो यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, ये सर्कल वाला ही है लेकिन इसको दूसरे मेथड से समझिए। ये जो लाइन होती है ये इसे हम कहते हैं टाइम लाइन या एंगल लाइन। क्या कहते हैं भाई? टाइम लाइन। ठीक है, देखिए जैसे टाइम लाइन मतलब वही समय आपका हो गया घड़ी, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। यहाँ पर मान लीजिए 1 और ये 2 और ये 4 और ये 5, ये 7, ये 8, 10 और यहाँ पे ये 11। ठीक है। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये है 6, ये है 7। ऐसे मान लीजिए टाइम है ना। अब मान लीजिए कहीं आपको जाना था 3 बजे, ठीक है। अब एक लड़का है, मान लीजिए ए और बी 2 लड़के हैं भाई, दोनों की स्पीड क्या है? दोनों की बराबर है। दोनों की स्पीड क्या है? बराबर है। अब ए जो चला वो 2 बजे, इसको यहाँ पहुँचना था, ठीक है। ए कहाँ से चला? यहाँ से चला, ऐसे वेव मान लीजिए ऐसे। और जो बी चला वो 4 बजे चला, कितने पे? 4 पे, यहाँ से। ठीक है, देखिए अगर आप टाइम लाइन को देखेंगे, ठीक है, टाइम लाइन को सिर्फ देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये जो ये चला है ना, ये पहले चला है। अगर सिर्फ टाइम लाइन को आप देखेंगे, देखिए लग रहा है ना ये क्या चला है? पहले चला है। लेकिन ये जो है ये ऐसा लग रहा है जैसे बाद में चला है। समझ में आ रहा बात? ये ऐसा लग रहा है जैसे बाद में चला है और ये ऐसा लग रहा है जैसे पहले चला है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है इसके आगे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे हमें डाउट नहीं हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे यार 3 बजे यहाँ पे आना था, ये पहले कैसे चला? ये तो 4 बजे चला ना। लेकिन हम वही चीज़ डिग्री में जब आता है तो हम अपने दिमाग को मतलब समझा नहीं पाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे समय से एकदम तुरंत लग रहा है, अगर यही चीज़ समय लिखा होता तो तुरंत आप समझ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं यार ये 1 घंटा ना लेट से चला है, 1 घंटा ये लेट से चला है और ये 1 घंटा पहले से चल दिया। समझ रहे हो? बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पे भी। देखिए ये जो हमारा वेव है, ये जो है ये कितना डिग्री पहले चला भाई? 90 डिग्री। कितना डिग्री? ये 90 डिग्री पहले चला, उसके बाद ये चल रहा है बी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बी है ये ए से क्या है? पीछे है। क्या कर रहा है? अब आप लिख सकते हैं बी लैग ए बाई 19 डिग्री। ठीक है, कितना पीछे है भाई? बी 90 डिग्री पीछे है। जैसे वहाँ पे था 1 घंटा पीछे था, यहाँ पे वैसे ही क्या है? ये 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आया ना पीछे वाला कंसेप्ट? आप फिगर देख के तुरंत पता कर लेंगे ना कौन पीछे है कौन आगे है। ठीक, चलिए अब देखिए हम लेते हैं एक समीकरण और उसको बनाते हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए
हमारे जो वोल्टेज का समीकरण है भाई वो है वी मैक्स साइन ओमेगा टी। यहीं पे जो हमारा करंट आया मान लीजिए आई बराबर हो गया आई मैक्स साइन, देखिए ओमेगा टी अगर होता, ओमेगा टी अगर होता तब तो भाई ये दोनों एक ही साथ स्टार्ट होते हैं, है ना। अगर ओमेगा टी बस होता तो दोनों एक ही समय पे स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं -45 डिग्री, -45 डिग्री, ठीक है। अब इसका मतलब ये माइनस लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब कि इससे कितना लेट चल रहा है? 45 अंश। अगर प्लस होता तो आगे जाता ना, प्लस होता तो आगे जाता। तो अब देखिए हमको इन दोनों का वेव डायग्राम बनाना है, इनका और इनका वेव डायग्राम भी बनाएंगे और फेजर डायग्राम भी, अरे सॉरी हाँ फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम भी बनाएंगे और फेजर डायग्राम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप रेफरेंस किसको लेंगे? इसको लेंगे, वोल्टेज को, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल है, जो मूल रूप से ओरिजिन से जो चलना चाहिए ये चल रहा है, तो पहले हम इसी को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम वोल्टेज को दिखा देंगे भाई, ऐसे। ये हमारा वोल्टेज हो गया। देखिए वोल्टेज ओमेगा टी मतलब जीरो चल रहा है वोल्टेज यहाँ से ना, यस सर। और ये है आपका ओमेगा टी वाली लाइन, इसे हम कहते हैं जीरो रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब देखिए इनका एंगल आप बना दीजिए, ये देखिए है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, फिर 180 डिग्री पे क्या हो जाता है भाई? मिनिमम। फिर मैक्सिमम निगेटिव में कहाँ होगा? 270 पे, 90 जोड़ते जाएंगे ना, कितना हो जाएगा? 270 पे। फिर यहाँ पे फिर मिनिमम हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा कितने पे? 360 पे। समझ में आया चीज़? बढ़िया समझो, इसे मजाक मत लेना, ठीक है। अब देखो हमें अब इसको दिखाना है, करंट को दिखाना है ना। अब देखिए भाई करंट कितना देर से चल रहा है? 45 अंश। तो ये 90 है, इसका आधा यहीं कहीं 45 होगा, ठीक है। ये होगा आपका 45, ठीक है। फिर यहाँ इसका आधा होगा 45, कितना हो जाएगा? 135। यहाँ 135 होगा ना, 90 में जोड़ देंगे तो 135, सही है ना। अब देखिए भाई ये यहाँ से चलेगा, ये 45 है, ये 45, इसका 90 यहाँ पे होगा, सही है ना, इसका 90। अब ये जो चलेगा ये करंट, इसका 90 कहाँ होगा? यहाँ। तो ये 90 पे मैक्सिमम होगा, मतलब यहाँ पे इसका कहीं मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है ये चीज़? यहाँ पे 135 पे क्या होगा? ये करंट मैक्सिमम होगा 135 एंगल पे, क्योंकि जो हमारा साइन वेव होता है वो जब 90 डिग्री पहुँचता है तब मैक्सिमम अपने मतलब पीक वैल्यू पे पहुँचता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो देखिए अब यहाँ 45 से चला, तो 45 में आप 90 जोड़िए, कितना मिलेगा भाई? 135। तो ये होगा 135 पे अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। 135 पे क्या पहुंचेगा? अपनी पीक वैल्यू को प्राप्त करेगा करंट। अब फिर इसमें आप 90 जोड़ दीजिए, 135 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना आएगा भाई? अब यहाँ पे फिर ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा? 225 पे ये मिनिमम हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ से करंट चलेगा ऐसे 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 चलेगा, ठीक है। इसको छोटा में ही दिखाते हैं। ये फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ये 225 पे जीरो को प्राप्त करेगा। फिर इसमें 90 जोड़िए आप, 225 में 90 जोड़िए 315। फिर ये 315 पे क्या होगा भाई? अपने मैक्सिमम को प्राप्त करेगा निगेटिव में। ये देखिए फिर यहाँ से आएगा, ऐसे चलेगा, फिर ये अपने पीक वैल्यू को यहाँ पे प्राप्त करेगा। फिर यहाँ से जाके यहाँ पे हो जाएगा 315 में 90 जोड़िए कितना, कहाँ पे? मैं 415, सही है ना? 405, ठीक। 90 जोड़ देंगे 405 पे क्या हो जाएगा? अपने
जीरो मान को प्राप्त कर लेगा। ठीक है ना, मतलब ऐसे जहाँ से चलेगा उसमें 90 जोड़ते जाइए, 90 जोड़ते जाइए, फिर उसको मैक्सिमम करिए, फिर 90 जोड़िए, फिर जीरो, फिर यहाँ 90 जोड़िए, फिर मैक्सिमम, फिर 90 जोड़िए, फिर जीरो को। ये वाला समझ में आया? हाँ पक्का ना? अब देखिए ये तो है भाई इसका वेव फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं? वेव डायग्राम। ठीक है, अगर इसी का हमें फेजर दिखाना हो तब, फेजर बहुत सरल है। देखिए फेजर को कैसे दिखाएंगे भाई? चलिए हम वोल्टेज को ही रेफरेंस लेते हैं। ये हमारा हो गया वोल्टेज। अब बताइए करंट क्या कर रहा है? करंट क्या कर रहा है? पीछे कितना? वोल्टेज से कितना? 45। ये 90 है, इसका आधा हो जाएगा ये 45, ये आ जाएगा आपका करंट। सही है ना? यहाँ 45। देखिए ठीक है, देखिए वोल्टेज, ये आप एंटी क्लॉकवाइज में चेक करते हैं तो आप देखेंगे जो वोल्टेज है करंट से, ठीक है, मतलब करंट पीछे है ना, वोल्टेज आगे है। कितना आगे है भाई? 45 डिग्री। ठीक है, ये है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम सिंपल है। ये है वेव डायग्राम। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी तो सिर्फ यहाँ पे एक है, अभी और 3 ऐसे और चलेंगे इसमें, जब मशीन हम लोग पढ़ने लगेंगे तब। चलिए इसको बनाइए। चलिए भाई एक और देख लेते हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए आपका वोल्टेज है V मैक्स साइन ओमेगा टी, और हमारा यहीं पे करंट जो है ये I मैक्स साइन ओमेगा टी। अगर होता तो भाई दोनों साथ में ही स्टार्ट होते हैं ना, करंट और वोल्टेज मतलब सेम फेज, इन फेज में। लेकिन हम कर रहे हैं ये -19 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? करंट वोल्टेज से कितना पीछे चलेगा? कई डिग्री? 90 डिग्री पीछे। ठीक है, चलिए पहले वेव डायग्राम हम खींचते हैं इसका। ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है ओमेगा टी टाइम लाइन, और ये है आपका जीरो रेफरेंस लाइन, हम इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा वोल्टेज है ये तो भाई ओमेगा टी है, इसका मतलब ये जीरो से स्टार्ट होगा, यहीं से अपने मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। ये ऐसे चलेगा, फिर ये अपने वहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ करंट जो है देखिए, अब नॉर्मल जो होता है ये 90 डिग्री पे क्या होता है भाई? अपने पीक वैल्यू को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, हमारा जो मूल होता है समीकरण वो 90 डिग्री पे, मतलब कोई भी प्रत्यावर्ती राशियाँ जो होती हैं साइनोसाइडल वाली, साइन वेव वाली, वो 90 डिग्री पे अपने मैक्सिमम वोल्टेज को प्राप्त करती हैं। फिर अगले उसमें 90 जोड़ेंगे, फिर वो जीरो हो जाएगा, अपने जीरो वैल्यू को प्राप्त करेगा। फिर 90 जोड़ेंगे, फिर अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेगा, फिर 90 जोड़ेंगे। इस फॉर्म में ये चलती है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 180 डिग्री पे क्या होगा भाई? अपने जीरो को प्राप्त करेगा। फिर यहाँ पे 270 होगा ना, ये 270 पे नेगेटिव में अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेगा। फिर यहाँ पे 360 अपने जीरो मान को ये प्राप्त कर लेगा भाई। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारी करंट है वो 90, इसके चलने के बाद फिर 90 डिग्री लीड से चलती है, तो मतलब ये यहीं आगे से स्टार्ट होगी। ये 90 है ना, अब देखिए 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगी भाई, ये करंट 180 पे। फिर अगला 90 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये करंट जो है यहाँ से चलेगी
और ये ऐसे चलेगी, यहाँ पे अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेगी। फिर अगला 90 कहाँ होगा ये, तो यहाँ 270 पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर कहाँ होगा भाई अगला 90, ये यहाँ पे होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेगा। और फिर ये यहाँ से आएगा, फिर यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर आगे जाके 0 हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये है भाई वोल्टेज और ये है करंट, ठीक है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब देखिए ये जो था वेव डायग्राम, ये वोल्टेज और करंट के बीच का था। अब इसी में हम पावर को दिखा देते हैं। इसी में हम क्या दिखाएंगे, पावर को। तो पावर को हम क्या लिखते हैं भाई, पावर जो होता है P बराबर V इंटू आई होता है। मतलब वोल्टेज और करंट का जब आप गुणा कर देंगे तो वो आपको पावर मिलता है। चलिए भाई पावर का देखते हैं इसी पे। तो हम सुबह हाँ में हाँ मिलाए रहा था बस कि नहीं, कुछ ध्यान उन देते नहीं है। पढ़ने बैठे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे ये जो हमारा वोल्टेज का वेव फॉर्म है ये प्लस में है पूरा वोल्टेज, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू होगी। और ये माइनस में है, इसकी कोई वैल्यू होगी। अब इसका जब इसका गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई जो वोल्टेज होगा वो करंट से ज़्यादा मान का होगा। तो अब वोल्टेज का और करंट का गुणा होगा तो वो और ज़्यादा मान का मिलेगा हमको। तो मतलब इसका जो वेव फॉर्म होगा ये वोल्टेज से भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये किस में होगा भाई, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस की ओर जाएगा। ये ऐसे दिखा देंगे। और ये प्लस है, ये भी प्लस है, देख रहे हो ना, ये वोल्टेज वाला वेव फॉर्म है प्लस है, और ये करंट का वेव फॉर्म है प्लस है, तो ये प्लस में जाएगा। इसको ऐसे कहीं दिखा दो, ऐसे ऐसे। मतलब हम वेव फॉर्म को देख के बता सकते हैं कि किसका मान अधिक होगा, किसका मान कम होगा, ठीक। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस में जाएगा। ये ऐसे, मतलब ये ऐसे कुछ साइकिल चलेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये किसका वेव फॉर्म है भाई, पावर का है। किसका है, पावर का है। देखो ये जो हमारी ना वोल्टेज थी ये अपना कंप्लीट साइकिल कहाँ पूरा कर रही है भाई, ये यहाँ पे, ये T है, मेन हमारा यही है T। लेकिन जो हमारा पावर है आप देख रहे हैं, जो हमारा पावर है वो कहाँ पे पूरा हो रहा है भाई, अपना कंप्लीट साइकिल पावर कहाँ पूरा कर रही है, यहाँ पे, देख रहे हो ना, यही है ना पूरा साइकिल। ये यहाँ से चली फिर यहाँ पे आ गए, इसकी कंप्लीट एक साइकिल है। तो आप देख रहे हैं ये इसकी आधी साइकिल है, समझ में आ रहा है, इसकी क्या है, ये आधी साइकिल है। तो पावर का जो आवर्तकाल है वो हमारे वोल्टेज के आवर्तकाल से क्या है भाई, आधा है। ये सब चीज़ें शुरू में इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि आवर्तकाल क्या होता है, कहाँ पे, ये सब बताया गया था ना, T/4 T/2। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो इसका देखो आवर्तकाल क्या है, आधा है। क्या है भाई, आधा है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, इस वोल्टेज के कंपेयर में। मेन तो हमारा वोल्टेज है। तो हम कहेंगे बताओ भाई, तो इस पावर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है कितना होता है भाई, T बराबर होता है 1/f। तो f बराबर आपको मिलता है 1/t। अगर आवर्तकाल आधा कर दिए तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दुगना। आवर्तकाल अगर आधा कर दिए तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। आवर्तकाल आधा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 2 गुना। हमारी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है भाई, 50 हर्ट्ज होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी, 100 हर्ट्ज। पावर की फ्रीक्वेंसी कितना होगी भाई, 100 हर्ट्ज होगी। समझ में आ रहा है। शुरू में आप लोग रिवाइज करोगे नहीं, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ अगर नहीं समझ आएगा, मैं बता रहा हूँ भाई, फिर सेकेंड ईयर में गड़बड़ा जाएगा कहानी। अभी ये मतलब सिंपल है, शुरुआत है। अभी इसमें आपको 1-2 दिख रहे हैं ना, 2-3 और दिखेंगे ऐसे। जब अभी तो ये कौन सा है, सिंगल फेज का डायग्राम है।
अभी हम 3 फेज का पढ़ेंगे तब सोचो कितना होगा, तब उसमें R होगा, Y होगा, B होगा ना। R का वेव फॉर्म खींचेंगे, Y का खींचेंगे, B का खींचेंगे, एक ही में खींचेंगे, ठीक है, एक ही में खींचेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या कहें भाई कि हमारा जो AC जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज चाहे अल्टरनेटिंग करंट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मानक रूप से 50 हर्ट्ज होती है अपने इंडिया के लिए, अमेरिका और क्या में 60 हर्ट्ज फिक्स है इतना, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है भाई, 50 हर्ट्ज होती है। हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ मतलब एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी एक साइकिल है, और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल T कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है, ये क्या है, आवर्तकाल है। लेकिन हम यहीं पे देख रहे हैं कि हमारा जो यार पावर है ना, अपना एक साइकिल यहाँ से चला और यहीं पे कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे चला और यहीं पे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। देख रहे हो ये, इसका मतलब कि ये जो वोल्टेज था जो अपना आधा साइकिल कंप्लीट जितने समय में कर रहा था, ये जो वोल्टेज था आधा समय में जितना साइकिल कंप्लीट कर रहा था, देखो इसका देखेंगे, ये इसका और ये यहाँ T है, तो इसका जब निकालेंगे तो ये T/2 होगा ना, ये T/2। तो कहने का मतलब जो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है अपनी आधा साइकिल जितने में कंप्लीट कर रही है उतने में ही हमारा पावर पूरी साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल अपनी पूरा कंप्लीट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये भाई कि ये देखिए अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने में T समय ले रहा है, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में T समय ले रहा है, ये होता है आवर्तकाल, ठीक है। और हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं इसका 50 हर्ट्ज होता है, और फ्रीक्वेंसी होती क्या है भाई, एक सेकेंड में साइकिलों की संख्या, तो ये मतलब 50 साइकिल एक सेकेंड में। हमारा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इस तरह से एक सेकेंड में ये 50 साइकिल बनाएगी ऐसे एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में। लेकिन हम देख रहे हैं यहीं पे पावर हमारा उसका आधा समय ले रहा है, इसका मतलब ये 50 साइकिल कितने सेकेंड में बनाएगी, आधा सेकेंड में, 1/2 सेकेंड में ये 50 साइकिल बनाएगी। तो इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तब 100 आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का परिभाषा होता है भाई एक सेकेंड में आप साइकिलों की संख्या बताइए। ये तो एक आधा सेकेंड में 50 साइकिल बना रही है, क्योंकि इसका टाइम इसके टाइम से इसका टाइम आधा है, ठीक है ना, आधे समय में ये अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर रही है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी, 100 हर्ट्ज होगी। कितना होगी भाई, 100 हर्ट्ज होगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज़, पक्का। टाइम कितना हुआ, हाँ 12:42, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, चलो इसको हम फिर से कल बना देंगे ना। देखो ये लैगिंग वाला केस था ना, अगर आप लीडिंग वाला देखेंगे भाई तब कैसे होगा, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे लीडिंग वाला, अभी हमने लैगिंग पढ़ा, अगर मान लीजिए आपको लीडिंग का दिखाना है तब यही है, मान लीजिए आपका ये करंट है, अब करंट हम ले रहे हैं, ये हो गया I max, ये साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हम वोल्टेज ले रहे हैं, ये V max साइन ये ओमेगा टी ना हो के यहाँ प्लस हम कर दे रहे हैं 90। अब इसका मतलब क्या है, वोल्टेज जो है भाई वो करंट से, करंट कहाँ से चलेगा, ओमेगा टी है तो करंट कहाँ से चलेगा, 0 से, यहाँ से ऐसे करंट चलेगा, ये ऐसे निकल जाएगा। लेकिन वोल्टेज जो है 90 डिग्री पीछे है, ये आगे है ना, 90 डिग्री पहले चलेगा। तो हम दिखाएंगे यहाँ ये पहले से ही चल दिया भाई, इसके पहले से। तो ये चलिए मान लीजिए इसका 90 यहाँ पे है, ठीक है, ये इसका 90 यहाँ पे है ना, यहाँ से 90 से। अब देखिए 90 से चलेगा तो ये 90, ये मान लीजिए 90 है, ठीक, यहाँ पे ना, हाँ ठीक ऐसे। तो ये 90 से चलेगा तो ये ऐसे मैक्सिमम होगा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, सही है।
अब इसका कहाँ पे आएगा भाई, फिर 90 इसमें जोड़िए, यहाँ पे होगा, तो यहाँ फिर ये मैक्सिमम होगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ कहीं 0 होगा, ठीक, ऐसे निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, ये अगर यहाँ चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ आगे, हाँ ये क्या है, ये वोल्टेज का है और ये करंट का है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही फिर पावर का हम बना लेंगे उसी में, ठीक है ना, इतना समझ में आया ना। यही होता है भाई लैगिंग लीडिंग का। अब इसका देखिए फेजर डायग्राम अगर आपको दिखाना है तब कैसे दिखाएंगे, फेजर देखिए ये है लीड कर रहा है, तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं करेंट ऐसे आई कि कितना लीड कर रहा है वोल्टेज भाई, इधर एंटी क्लॉकवाइज में, लीड को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में दिखाया जाता है, ये हो जाएगा वोल्टेज कितना 90 डिग्री लीड, ठीक है। अब चलिए कल हम लोग ना पढ़ेंगे, अब एक लोड लेके पहले पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में, फिर इंडक्टिव, फिर कैपेसिटिव। देखिए यहाँ पे देख लीजिए रेजिस्टिव लोड, अरे ये जो, हाँ रेजिस्टिव लोड वो लोड होते हैं जो पावर को लेके क्या करें भाई, हीट उत्पन्न करें, पावर ले और उसको किस में लॉस करें, हीट के फॉर्म में, ठीक है। पावर को किस में रिलीज करेंगे, हीट के, जैसे बल्ब हो गया, कौन सा बल्ब, ये वाला बल्ब नहीं, 100 वाट वाला ना, 100 वाट, ठीक है वो बल्ब। और क्या, हाँ सोल्डरिंग भी आ जाएगा, वो भी हीट जितने भी हीट वाले होंगे वो क्या होंगे, रेजिस्टिव लोड। और ये इंडक्टिव लोड में क्या होंगे, जिसमें आप देखें बाइंडिंग की गई हो, ठीक है, जैसे पंखा उंखा हो गया, ठीक है। और कैपेसिटिव लोड मेन रूप से कोई लोड नहीं होता है, ये जो कैपेसिटर होता है इसी को हम बना देते हैं, तो कैपेसिटिव लोड कोई खुद का लोड नहीं होता है, ठीक है। ये कैपेसिटर को ना हम क्या करते हैं, लैगिंग लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ आप याद कर लीजिए, सिविल होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग, ये याद कर लीजिए। देखिए अगर कैपेसिटिव लोड है तो हमारा करंट, देखिए यहाँ पे देखिए करंट जो है कैपेसिटिव लोड में आगे की ओर होगा, हाँ देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका, कैपेसिटिव अगर लोड है तो करंट उसमें क्या होगा, आगे होगा। अगर शुद्ध कैपेसिटिव लोड है तो करंट जो होगा 90 डिग्री आगे होगा वोल्टेज से। देखिए ये है आपका एल मतलब इंडक्टिव लोड, एल मतलब इंडक्टिव लोड। अगर इंडक्टिव लोड है भाई, देखिए इसके पीछे है करंट जो होगा क्या होगा, इंडक्टिव लोड है तो करंट जो होगा पीछे होगा, कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। करंट कितना पीछे होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, शुद्ध। अब कल हम इसको सिद्ध करेंगे, काहे 90 डिग्री पीछे हो रहा है, काहे 90 डिग्री आगे हो रहा है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही।